राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। ये वो आयोजन है जिसके लिए खुद सीएम भजनलाल शर्मा और पूरी सरकार ने पूरा जोर लगाया है, पसीना बहाया है। संबोधनों और आश्वस्त से दिख रहे निवेशकों के बीच एक बात जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो था एक सवाल जो बार बार बीजेपी के दिग्गज चेहरों से पूछा गया। विपक्ष विचलित दिख रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? वैसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के एक्स पर पोस्ट से विचलन तो नहीं दिखा, पर यह बात भी नकारी नहीं जा सकती कि किसी भी दल के सरकार का कोई काम अगर तगड़ा हो तो विपक्ष को कम ही रास आता है। प्रदेश की भलाई के किसी भी काम में विपक्ष की शुभकामनाएं क्या ढकोसला है? क्या विपक्ष मन ही मन समिट के फेल होने की प्रार्थना कर रहा है? वैसे प्रदेश में ऐसे आयोजनों का सक्सेस रेट 2.5 और 7.5% के बीच रहा है। कुछ बातें इतनी टेक्निकल हैं जो आम लोगों के बीच है ही नहीं। ऐसे में प्रश्न ये भी है कि क्या ये आयोजन सचमुच विकास के नजरिए से मील का पत्थर साबित हो पाएगा? आज चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ भरत मेघवाल कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अटल खंडेलवाल जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। भरत, ओपनिंग आपने सुनी होगी, बार बार पूछा गया कि विपक्ष विचलित दिख रहा है। क्या विपक्ष विचलित है इस आयोजन से? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो राइजिंग राजस्थान के अंदर पधारे सभी इन्वेस्टर का कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि वो राजस्थान में आए। और आपने देखा होगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस चीज़ का भी धन्यवाद दिया है। जाहिर सी बात है, देखिए स्वप्निल जी, कि हर सरकार अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ अलग चीज करती है। हमारी सरकार ने भी किया और अभी जो भजनलाल जी की सरकार है। 2 सेकंड, आपने कहा ना आपकी सरकार ने किया, उसका सक्सेस रेट 2.5% था। मैं सिर्फ राइजिंग राजस्थान की बात नहीं कर रहा या इन्वेस्टर राजस्थान की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ नई चीजें सरकार करती है, जिसमें इन्होंने एक नई पहल करी कि इन्होंने नए वर्ष जो पहला साल था उस पहले साल में इस चीज को शुरू किया। लेकिन मुझे लगता है कि राइजिंग राजस्थान का जो शब्द लिया आपने, राइजिंग राजस्थान, इसका जो तात्पर्य है वो तात्पर्य होना चाहिए था कि राइजिंग राजस्थान हो, राजस्थान के लोगों का विकास हो। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 4 महीने में राजस्थान इवन जयपुर के अंदर किस तरह के घटनाक्रम हुए। हमने देखा कि किस तरीके से कच्ची बस्तियों की गंदगी को हटाने के लिए आपने उन्हें सफेद पर्दों से ढक दिया। हमने देखा कि सफाई व्यवस्था को करने के लिए आपने किस तरीके से जो पहले भर्ती निकाली उस भर्ती को वापस से ले लिया। जहां किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, जहां महिलाओं को पेंशन नहीं मिल पा रही, जहां युवाओं को रोजगार उपचुनावों में लोगों ने उस पर अपना मन बता दिया ना एक तरह से। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि लोगों ने अपनी मोहर लगा दी तो आप ये भी डिनाई नहीं कर सकते, ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि विपक्ष जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर बात ही ना करे। अच्छा, मुझे 2 सेकंड भरत, एक बात मैं कह रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं घर लूं तो मुझे शुभकामनाएं देने वाले ये प्रार्थना करते तो आएंगे नहीं ना कि आने वाले दिनों में ये अपार्टमेंट गिर जाए। नहीं, देखिए, कोई भी विपक्षी पार्टी, मैं सिर्फ हमारी पार्टी की बात नहीं करूंगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर विपक्ष हमेशा प्रहार करता है। लेकिन कोई भी विपक्ष इस तरह का कभी ये नहीं सोचता कि राजस्थान के निवेशकों को डराता है। नहीं, किसने कहा निवेशक? गोविंद सिंह डोटासरा, आपने अगर उनकी पूरी वो 2 मिनट 59 सेकंड की बाइट सुनी हो। देखिए, भय मुक्त माहौल हो, हमने ये डिमांड करी है कि यहाँ पर भययुक्त माहौल हो, क्योंकि आज अब हम देख रहे हैं कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं उन पुलिस की गाड़ियों पे फायरिंग हो रही है, किस तरीके से लोगों को चैन स्नैचिंग हो रही है। खर्रे जो 5,000 करोड़ का जो आपने देखा अपोलो हॉस्पिटल वाला, वो किस तरीके से घूम रहे हैं। उसके लिए आज ही का दिन नहीं, आज ही का दिन नहीं। देखिए, आप आज ही का दिन नहीं, आप उसको गलत वे में लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने वीडियो बना के ट्वीट किया। देखिए, वीडियो मैंने भी सुना है। हाँ। और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते हम जरूर ये कहेंगे कि भयमुक्त वातावरण मिले, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं थी, तो आज की व्यवस्थाएं आपने खुद नहीं देखी कि किस तरीके से 1+1=2 करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी समझना चाहता हूं। तो क्या शायद कानून व्यवस्था और भय का ही माहौल रहा था जो आपके टाइम पर रिसर्जेंट फेल हुए? नहीं, देखिए, फेल होने की अभी मैं आपको और अब डिटेल में भी जब डिबेट शुरू होगी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एमओयू के रिकॉर्ड को बनाने के लिए ऐसी भी कंपनियों को एमओयू दे दिए गए हैं जिन कंपनियों का टर्नओवर ही 1% भी नहीं है। ऐसे लोगों को एमओयू दे दिया गया है जो कि ब्यूरोक्रेट्स के परिजन हैं। ऐसी कंपनियों को एमओयू दे दिया गया है जिनके वर्क ऑर्डर पहले से कंप्लीट हो चुके हैं और जो फैक्ट्री बन चुकी है। तो उन चीजों की तह में जाना भी जरूरी है ना कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी है या नहीं है। सिर्फ एक वाहवाही लूटने के लिए अगर सरकार इस तरह के करते कर रही है तो मुझे लगता है वो गलत है, वो धरातल पर उतरना चाहिए। ठीक है, मैं ये अटल खंडेलवाल जी आपसे भी पूछना चाहता हूँ। बार बार बीजेपी के चेहरों से पूछा गया कि भाई विपक्ष विचलित लग रहा है। इस सवाल को बहुत एंजॉय किया। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि विपक्ष इससे विचलित था? हालांकि मैं ये भी बता दूं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो ट्वीट किया या जो एक्स पर पोस्ट किया,
बेसिकली उसी तरह के रिएक्शंस मैंने गहलोत सरकार में जब इन्वेस्टमेंट के लिए महाकुंभ लगे हैं बीजेपी के देखे थे। हम शुभकामनाएं देते हैं लेकिन कानून व्यवस्था और फिर वो डर का माहौल और ये सारी चीज़ें, ये आप भी बोला करते थे। तो अगर वो विचलन था तो वो भी विचलन था, नहीं तो फिर कोई विचलन है नहीं। हम इन सवालों को आखिर स्पेस ही क्यों दिया आप लोगों ने? देखिए ऐसा है स्वप्निल जी कि विपक्ष मतलब विचलित हो ना हो, लेकिन हम ये जरूर अपेक्षा रखते हैं कि विपक्ष को राजस्थान के इस महाकुंभ में सहयोगात्मक वातावरण रखना चाहिए। किसी भी तरह के दुष्प्रचार या कुप्रचार करके निवेशकों को डराना ये राजस्थान की जनता के हित में नहीं है। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए, उन्होंने एक जो 11 बातें कही उनमें एक बहुत बड़ी बात कही कि बेसिकली मानवता का कल्याण ही सूत्र है विकास का, कि हम विकास उसी आधार पे करना चाहते हैं। और राजस्थान वही एक मंत्र जो कि भारत का विकास करेगा वही राजस्थान का करेगा, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि ये ही तरीका है। बीच में एक रिसर्च भी होता है, और रही इसके बीच में एक रिसर्च भी होता है जिसे आप लोग मिस कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे, लेकिन उससे पहले कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो भरत ने सवाल उठाया उससे जुड़ी एक दो बातें मैं आपसे कहूंगा। लेकिन इसी सवाल पर आते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि विपक्ष ने शुभकामनाएं तो दी, उसका कोई थैंक्स नहीं है। दूसरा ये भी है कि विपक्ष आज चाहता तो सड़कों पर उतर सकता था, है ना, सुर्खियां बटोरने के लिए। विपक्ष ने वो नहीं किया। अडानी की तरफ से भी लोग आए हुए थे। मैं तो सोच रहा था कि शायद आज विपक्ष जब इतना हो हल्ला राज्यसभा लोकसभा में कर ही रहा है तो शायद सड़कों पर उतर आए, आज भी नहीं उतरा। अब वो रणनीतिक है या वो भूल गए मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी तो ये भी एक सहयोगी है। देखिए ऐसा है कि आप इसे सहयोग मानते हैं तो आप ये भी मान लीजिए जब आप इसी को कि सड़क पे नहीं उतरे तो मैं तो इस बात को ये बोलूँगा कि कुंठाग्रस्त हैं, इसलिए इनके पास लोग ही नहीं है जो इनकी बातों में आकर के किसके साथ सड़कों पे उतरेंगे, जनता के साथ। जनता इनके साथ है क्या? तो इशू यहाँ पर है। और बात ये है कि अगर बातों में स्पष्टता हो, अडानी को लेकर के भी स्पष्टता हो तो सड़कों पे उतरेंगे ना। इनके अपने स्टेट में तो अडानी जी के साथ ये बड़े आराम से MOU करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं, लेकिन वैसे ये कुछ भी बोलते हैं तो ये बातें फिर लंबी चली जाएंगी। देखिए ऑनलाइन सारी चीज़ों के लिए हो रहा है, मतलब अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ऑनलाइन जाके इन्वेस्ट कर सकता है। बेसिकली उसको किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ रहा है वो बता देता है कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इतने की मेरी इतना इसके मतलब मैं इतना इन्वेस्ट करूँगा, और उसके लिए नीचे वो बता देता है कि अगर इतना मिल गया तो मैं आराम से सारी चीज़ें कर लूँगा, और यहाँ से ओके आ जाता है। MP में ऐसा नहीं है। MP में क्या है, वो पूछते हैं कि आपका टर्नओवर कितना है, आपकी प्लानिंग क्या है। सुनिए ऐसा नहीं, यहाँ पर भी आप एक बार विंडो में जाइए, चेक पोस्ट नहीं था आप जाइए तो सही उस विंडो के अंदर, वो आपसे पूछेगा कि आपका अनुभव कितने साल का है, आपने इस इंडस्ट्री में कितना किया है, पेड अप कैपिटल कितना है और टर्नओवर कितना है, और क्या है ना किसके अंदर आप ये करना चाहते हो। तो इतनी चीजें तो पूछता ही है। और उसके बाद लेकिन हम उसे भी उसको भी ओके कर रहे हैं, हम सबको ओके कर रहे हैं। बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि किसी का मान लीजिए 20 करोड़ का है और वो बोल रहा है कि मैं 500 करोड़ करूंगा, तो हम उसको देख नहीं रहे या देख रहे हैं, कुछ है चेक पोस्ट की नहीं है। सुनिए ये चेक पोस्ट सब है, जो कहता है 20 करोड़ का है तो उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर तो वो कह सकता है कि मैं 20,000 करोड़ करूंगा, लेकिन अगर नहीं केवल ऐसे ही है तो फिर तो कोई फिर संभव ही नहीं है, ये संभव होता भी नहीं है। आप करके देख ले। भरत संतुष्ट है आप सब जवाब से? ये अभी आपके पास है। अब कुप्रचार और दुष्प्रचार के लिए तो आप कुछ भी कह दो, लेकिन आप जाओ तो सही उसके अंदर। कंपनी है, उस कंपनी का लास्ट ईयर की नेटवर्थ है 1 लाख, उसके साथ जो MOU हुआ है वो है 25,000 करोड़ का। और एक शिकायतकर्ता ने ये आरोप लगाया है कि ब्यूरोक्रेसी की जानकारी कहां से आई? ये एक न्यूज़पेपर की, मेरे पास वो कटिंग भी है, मैं न्यूज़पेपर आपको दे सकता हूं। उसमें तो न्यूज़पेपर की जानकारी सब सही होती है क्या? इन्वेस्टिगेशन जो सेल है उस सेल में उस शिकायतकर्ता ने शिकायत करी है, उसने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स का इस पर हाथ है और उसकी नेटवर्थ 1 लाख है और 25,000 करोड़ का MOU उसके साथ
2,500 करोड़ का उसके साथ एमओयू हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, सिर्फ आपको नंबरिंग बढ़ानी है। इसके अलावा जोधपुर के मैं कंपनी के नाम गिना सकता हूं जिनके साथ एमओयू पहले हो चुका है, उनको वापस से एमओयू में लिया जा चुका है। तो ये सब चीजें स्वप्निल जी बताती हैं कि किस तरीके से ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक नंबर गेम खेलना चाहती है, जमीन सस्ते दाम पर देना चाहती है। जब जमीन इन्फ्लेटेड हो जाएंगी उन चीजों को, मेरे भाई एक बात मैं आपको बताता हूँ, अटल जी 2 सेकंड में मैं आपको मौका दे दूंगा, उसके बाद ही बीके शर्मा के पास जाऊंगा, हमारे बिजनेस एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके भाई स्वागत है। देखिए भरत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नंबर्स के गेम में उलझाने से बेटर है कि देखिए कौन कितना इन्वेस्ट करना चाहता है। हो सकता है कि उसने कहीं पर बात करके रखी हो, वो किसी कंपनी के साथ इन कोएलिशन इस पर आगे बढ़ना चाहता हूं। हमें अभी नहीं पता। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और सबसे बड़ा तो पता चलेगा, सबसे बड़ा आरोप लग रहा है अभी आपके पास कोई भी एक एमओयू है जो 2 नंबर के पैसे हैं कुछ लोगों के, उन पैसों को इस इन्वेस्ट समिट के माध्यम से 1 नंबर में करने का काम किया जा रहा है। और ये एक नहीं, अनेकों अखबारों ने, अनेक सिर्फ एमओयू से ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भरत भाई आप भी जानते हैं इंडस्ट्रीज ऐसे काम नहीं करती, और मैं भी जानता हूं इंडस्ट्रीज ऐसे काम नहीं करती। हो सकता है जो 1 लाख की ये इन्वेस्टमेंट समिट है, ये हवाला नहीं है। 2500 करोड़ का एमओयू साइन कर सकता है। हाँ। जो 1 लाख हो सकता है उसके पास प्लानिंग। 2500 करोड़। मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कोई एमओयू है, मैं जैसे ईआरसीपी पर जो कुछ भी हुआ, नहीं भरत भाई, ईआरसीपी पर जो एमओयू है हमारे पास नहीं है, हम डिबेट नहीं कर पाते। आपके पास कोई एमओयू है ऐसा? देखिए स्वप्निल जी, मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आया हूं और मैंने बहुत ऑडिट्स की हैं और बहुत बड़ी लेवल की ऑडिट्स की हैं। ठीक है, इतना मैं भी समझता हूं कि 1 लाख की वर्थ की टर्नओवर की कंपनी 2500 करोड़ का जब सामान उठाती है या एमओयू करती है तो वो किस तरीके से कर सकती है और किस तरीके से नहीं कर सकती। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि राजस्थान की जनता के इतने करोड़ों रुपए खर्च कर आप जो चीज करना चाहते हैं, वो तो इन ड्यू प्रोसेस कैंसिल भी हो सकता है ना, वो तो इन ड्यू प्रोसेस कैंसिल भी हो सकता है ना। आई एम नॉट सेइंग ऑन अ सिंगल एमओयू। मैं ये कह रहा हूं कि जो करोड़ों रुपए आपने खर्च करे उसका आलम क्या है? क्या आप गरीबी को छुपाकर उनको राइजिंग राजस्थान बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप क्या आप रोडों पर चलने वाले लोगों को नजरबंद करना चाहते हैं? आपकी बात आ गई अटल जी, आप जवाब दे दें। मेरे साथ राजेश कोठारी भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे स्वागत है राजेश जी। हाँ अटल जी, राजस्थान है वो चुनौतियों और अवसरों को पाने का राज्य है और हम संघर्षरत, हम वो लोग हैं जो बहुत संघर्षवान हैं। चुनौतियां तो है ही, और अगर 1 लाख का टर्नओवर है, नहीं देखिए, अगर इस पे ही बोलना है 1 लाख वाली बात पर, तो ये तो देखिए केवल दुष्प्रचार। और क्या होता है, आपने कहा पहला सवाल क्या था कि विचलित है, तो ये विचलन ही है। तो ये मानहानि जो ये जो बोल रहे हैं ये विचलन है। और देखिए अगर काउंटर कीजिए, मैं तो बोल ही रहा हूं कि ये विचलन है। जो विचलन होता है वो इसी तरीके से होता है कि जब आप कुछ का कुछ बोलने लग जाते हो। आज एक बड़ी अजीब सी बात पता चली अटल भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अक्षय ऊर्जा को लेकर बहुत से एमओयू हैं, बल्कि मेरा ख्याल से मोर देन 50% शायद अक्षय ऊर्जा के आसपास के ही हैं। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आज शाम को पता चली, वो ये पता चली कि दरअसल 2030 तक तो कनेक्टिविटी मिल ही नहीं सकती। किस चीज? सीटीयू या एसटीयू, दोनों ही कंडीशन में 28 तक का तो डिस्ट्रीब्यूटेड है और 30 तक अब नई कनेक्टिविटी मिल नहीं सकती। तो हम ये एमओयू क्या 30 के बाद के लिए कर रहे हैं? नहीं देखिए, बहुत इसके अंदर बहुत सारे फेज वाइज है। फेज वाइज एमओयू में हम आपसे बोल ही तो रहे हैं कि भी करीब 12,000 मेगावाट जो अक्षय ऊर्जा है उसको तो लेकर के ये कि नहीं, उसके अंदर पॉइंट डिफरेंट है। ये पॉइंट डिफरेंट है। मैं चाहूंगा बीके इस पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। बीके, ये जो कनेक्टिविटी वाला जो इशू था, आपको उस वक्त पूरा मौका नहीं मिल पाया था कि इसको आप थोड़ा समझा पाएं। इस बार पूरा मौका है, एक बार बोल लें, फिर अटल जी से उस पर रिएक्शन लेंगे। देखिए स्वप्निल की इसमें जो पहले सोलर के लिए पहले से जो इन्होंने एग्रीमेंट किए हुए हैं उसमें इनको 2028 तक ये कनेक्टिविटी देनी है जो पावर प्लांट लगे हुए हैं। हाँ। इसके अलावा ये अभी तक 2028 से पहले इसमें ये नई कोई कनेक्टिविटी ये दे नहीं सकते और ये इसमें 2030 के बाद में इनको नई कनेक्टिविटी के लिए ये कुछ टेंडर वगैरह और इन कंपनियों को वो दे पाएंगे। ये बात है। लेकिन मैं बड़ी बात ये कह रहा हूं कि जितना बड़ा ये अमाउंट ये अनाउंस कर रहे हैं ना, ये इतनी बड़ी ही चुनौती है। हाँ, इसको 25 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़ जितना आप आगे लेके जाएंगे ये उतनी ही बड़ी चुनौती है। लेकिन इसमें से यदि ये 15 से 20% तक ये अगर इसको धरातल पर लेकर आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट अभी तक देश भर में हुए हैं
उसमें जो सक्सेस रेट है वो 20-25%, ये केवल गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात में रहा है, इससे ज्यादा किसी दूसरे स्टेट में नहीं रहा है। तो ऐसे में इनको ये केवल ये 15-20% मतलब है कि लगभग 5-6 लाख करोड़ रुपए के आसपास भी ये इन्वेस्टमेंट को करवा पाते हैं अगले 4 साल में। तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, मॉनिटरिंग की जरूरत तो है। उन्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि 15 से 20% सक्सेस रेट तो अब तक किसी भी इन्वेस्टमेंट समिट का राजस्थान में तो हुआ नहीं है। मैंने कहा 2.5 से 7.5% के बीच में ही रहा है, उससे ज्यादा तो कभी उसका सक्सेस रेट रहा ही नहीं है। लेकिन अटल जी, आपने भी सुना, देखिए यही तो पॉइंट्स है ना जो डराते हैं। देखिए ऐसा है, ये पॉइंट को आप पहले क्लियर है ना, स्पेशली क्लियर कर लीजिए कि भी जो भी हम अभी जो एमओयूज हैं, एमओयूज में आज देखिए 3 लोगों ने का तो मैं अभी बता देता हूँ। अडानी जी ने क्या कहा कि वो कितना इन्वेस्ट करेंगे आने वाले 5 सालों के अंदर यहाँ पर। अनिल अग्रवाल जी कर रहे हैं। ऐसी 18 कंपनियां जो देश की नामी गरामी कंपनियां हैं, उन सब ने एमओयू किया है। और उसके अलावा जो जापान, मलेशिया, इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, यूरोप साइड में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। 17 देश हमारे पार्टनर बन रहे हैं। तो ये धरातल पे उतरेंगे। क्वेश्चन तो ये था ही, देखिए क्वेश्चन तो ये था कि जैसे अगर मान लीजिए आपकी मैक्सिमम जिसमें एमओयू हुए हैं, अगर उसमें कनेक्टिविटी 2030 तक मिल नहीं सकती है तो हम उसमें कदम क्या बढ़ाएंगे? ऐसे समझिए कि यदि इस कनेक्टिविटी का इशू रहेगा तो उसके लिए हम उनसे बात कर करके और फिर नई उसको दोबारा से चेंज करेंगे। ये हो नहीं सकता कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेरा किसी के साथ वो हो रखा है एमओयू तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी कंडीशन। कोठारी जी के पास मैं जा रहा हूं। कोठारी जी, देखिए किसी पहाड़ पर काट कर कहीं से सड़क बना दी और उस पर गाड़ी चलाते हुए ऊपर पहुंच जाना और हिमालय पर चढ़ना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। पहाड़ दोनों ही हैं, लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। अब इन्वेस्टमेंट समिट में जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि पीएम मोदी खुद मौजूद थे, तो इसका मतलब है कि साफ संदेश है, सेंटर और स्टेट साथ मिलकर चलेंगे। मसला यह है कि रास्ते में आने वाले अवरोध किस तरह के होंगे। नॉर्मल पहाड़ी के घुमावदार रास्तों पर संभल कर गाड़ी चलाने वाले, या हिमालय, पता नहीं कब कौन सी चीज का सामना करना पड़े। स्वप्निल जी, ये जो राइजिंग राजस्थान जो हो रहा है ना सर, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। बड़े बड़े उद्योगपति भी लग रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, सब कुछ ठीक लग रहा है। पर हमें अतीत को देखते हैं तो बहुत अच्छा सुखद अनुभव हम लोगों को नहीं होता। हम लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, ठीक है सर, कहीं वो रीसेंट राजस्थान बोलते हैं तो कहीं पता नहीं क्या किस नाम से पुकारा गया था। नतीजा क्या रहा हमारे सामने सबको मालूम है। तात्पर्य यह है सर कि एमओयू करना अलग बात है, और जो मशीनरी है, जो मैकेनिज्म है, जो डिलीवरी चैनल है उनका, वो तो वही है। वो कहाँ चेंज हुआ? नहीं, सिस्टम बदला है, सिस्टम बदला है। हर फील्ड के लिए अगर एक आईएएस की नियुक्ति कर दी गई, पहले तो सब कुछ अंडर 1% होता था। इस बार अगर स्ट्रीम्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और सिंगल पर्सन को डिसीजन मेकर बनाया गया। मैं सुनील जी, न तो मैं बहुत ज्यादा आशावादी हूँ, मैं बहुत ज्यादा निराशावादी हूँ। मैं वास्तविक से ताल्लुक रखता हूँ। मैं आज मान लीजिए किसी आईएएस को आपने बनाया इंचार्ज, कल उसका ट्रांसफर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो जाता है। आपको क्या लगता है वो तन मन से इसी काम में लगा रहा है? कहना कुछ भी कहते रहिए सर आप उसको, ठीक है ना। उसकी प्राइम ड्यूटी उस जगह होगी जहां उसको नया ट्रांसफर दिया गया आपको, राइट। तो तात्पर्य मेरा कहना ये है कि आप जितने मर्जी एमओयू कर लीजिए सर, धरातल पे हम कितने लेके आते हैं, क्योंकि धरातल पे लाने वाली जो मैकेनिज्म है, जब तक वो नहीं सुधरेगा, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़ी बातें सिर्फ बड़ी रह जाती है। दूसरी बात, निश्चित रूप से हमें इसको ये मानना चाहिए कि चलो एक नई शुरुआत तो हुई है, एक नया थॉट तो आया है कि क्यों हम 4थे साल में कर रहे हैं, 5 साल में कर रहे हैं, क्यों ना इसको हम लोग पहले साल में कर रहे हैं। अब इसके पीछे अगर मैं सोचूं कि सरकार किसी मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, तो ये मेरे ख्याल से तो सोच ही गलत है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है कि हर नई चीज का हम लोग विरोध करते हैं, और ऐसा क्यों है कि उसको हम एक ही नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। अगर बीजेपी अगर अपोजिशन में होती तो शायद कुछ और नाम देती, कांग्रेस अपोजिशन में तो कुछ और नाम दे रही। तो इनका जो प्रोपेगेंडा है ना, ये एब्सोल्युटली ऑफ नो यूज, बेसलेस इनका। तो मैं तो इनको आई डोंट कंसीडर देम टू बी सिग्निफिकेंट। दे कैन बी रिटन ऑफ वेरी कंफर्टेबली, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। ठीक है, इनके इशू क्या है कि एक की टांग को कैसे खींचा जाए, ये इशू, और कोई इशू इनके पास नहीं है। मैं अंतिम मोमेंट्स पर हूं, मैं आप सभी के पास एक बार और आना चाहता हूं, इसलिए बीके आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। बीके, संकेत कितने पॉजिटिव हैं
अगर मैं 10 की स्केल पे बोलूं तो कितने पॉजिटिव संकेत आपको दिखते हैं? 15 से 20% जो आप कह रहे हैं ना, उसी सक्सेस के हिसाब से गिन के टोटल करके बताइए। ये डॉक्टर कोठारी की बात से मैं सहमत हूं कि हमको असफलता के डर से प्रयास ही ना करें, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और पहले यदि हम असफल रहे हैं और वहां कहीं मॉनिटरिंग की खामियां थी, सिस्टम की खामियां थी कि वो इवेंट के बाद में और फाइलें लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वहां चक्कर काट रहे थे और उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं था। तो यदि इसकी जगह ये एमओयू के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और एक संवाद कायम रहता है इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में, इन्वेस्टर्स के साथ में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत से इस तरह के जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने केवल जो एमओयू के लिए पोर्टल पे अपलोड कर दिया, देखेंगे जमीन मिलेगी तो अलग बात है, लेकिन जो सीरियस इन्वेस्टर है ना, वो अगर 15-20% को भी हम जमीन पर ला पाए, उनको अगर इन्वेस्टमेंट करा पाए तो बड़ी सारे घटनाक्रम को देखिए आप। नई नीतियों का आना, उससे पहले जगह जगह से जाकर रोड शो कर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और फिर पीएम का खुद आना, ये चीज़ें उतनी बुरी भी नहीं है। ये चीज़ें ऐसी भी नहीं है कि हर चीज़ को डाउट से देखा जाए, आई गेस। देखिए, आपने जो बात की उसका परिणाम क्या निकला कि सब जब सुबह इन्वेस्टर गेट पर एंट्री करते हैं तो उनको एंट्री नहीं करने दिया जाता और वहाँ पे नारेबाजी शुरू हो जाती है। उसके बाद एक इन्वेस्टर का मैंने ट्विटर भी देखा। ट्विटर में हमने देखा कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि मुझे ससम्मान बुलाया गया लेकिन मेरी फाइल नहीं मिली, मैं इधर उधर भटकता रहा, और उसके बाद विधायकों को भी एंट्री नहीं दी गई। बहुत सी विधायकों ने बवाल नहीं किया, विधायकों ने सरकार का साथ देने की कोशिश की। बवाल कैसे करेंगे? तो वो तो सरकार के हिस्से है, हर कोई के रोडीलाल मीणा जी थोड़ी हो सकता है जो कि बेटर देन विपक्ष है। लेकिन चीज ऐसी चीज है स्वप्निल जी, मुझे लगता है कि राइजिंग राजस्थान का जो इतना बड़ा हवा बनाया गया, बशर्ते उसकी जगह अगर सच में धरातल पर ये चीजें उतरेंगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान का भला होना चाहिए और हर एक सरकार अटल जी, आपने सुना, सारे डाउट्स को भी सुना और सारी बातों को भी सुना, ठीक है। संशय वाजिब है, अपनी जगह है। अब या तो आप इतिहास बना देंगे और या फिर ये आपके किसी ऐसे स्टेप के तौर पर हो जाएगा जिसको आप दोबारा कभी बोलना नहीं चाहेंगे। आप समझ रहे मेरी बात? जैसे नोटबंदी, आजकल आप लोग नहीं बोलते हैं नोटबंदी पर, है ना? और या फिर इतिहास आप बना देंगे, जैसे 370 आप आज तक बोल रहे हैं। स्वप्निल जी, देखिए जिस तरीके से ये इसकी टाइमलाइन है इसकी राइजिंग राजस्थान की, और जो हमने पुराने अनुभवों से सीखा है और जिस तरीके से हमने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एज ए एम्बेसडर स्टेट वाइज और कंट्री वाइज लिया है, और प्रोडक्ट वाइज जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिस तरीके से हम सिंगल विंडो पे ला रहे हैं सिस्टम को, फाइलों का निस्तारण स्टार्टिंग टाइम और निस्तारण। प्रोडक्ट आज की चीज तो है नहीं, लेकिन ये राजस्थान के क्या डिलीवरी है? देखिए, राजस्थान में फर्स्ट टाइम है, राजस्थान में दिस इज फर्स्ट टाइम। और अगर एक साथ देखिए, इसमें इसको जरा सा 1 मिनट मैं आपका लूंगा कि एक पूरे क्षेत्र का आप सबसे पहले जमीन का आप वो चेंज कर दीजिए, लैंड यूज चेंज, उसके बाद बिजली दे दीजिए, उसके बाद पानी दे दीजिए और उसके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो व्यवसायी उस क्षेत्र में जमीन लेगा, फाइल देगा और उसे पता है 100 दिन में या 90 दिन में मेरे पास बिजली, पानी और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आ जाएगा, तो वो इंडस्ट्री लगाने चला जाएगा। पहले ये सब करने में ही उसको 5-5 साल लग जाते थे, 2-2 साल लग जाते थे, तो वो भाग जाता था। अरे पर आज ये मजाक है क्या? सुनिए, आज बांटना आज मजाक है क्या? अगर कोई आपसे जयपुर में जमीन मांग रहा है तो आप दे पाओगे क्या? तो अवेलेबिलिटी, अरे पहले तो ये भी नहीं दे पाते थे, जहां पर वो लेता था उसका लैंड यूज चेंज होने में आपको 2-2, 3-3 साल लग जाते थे। इस वजह से ये था। इस बार ये सिंगल विंडो से ये भी नोट होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट कहां हो रहा है। ठीक है कोठारी जी, मैं आपका क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं। देखिए सर, आपने बताया ना कि आप ना निराशावादी हैं ना आशावादी हैं, आप उसके बीच में कहीं हैं। उसके बीच में कितनी आशा इसमें दिखती है? देखिए सब्जिल जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कह सकता हूं कि मेरा जो 0 से 10 के स्केल के ऊपर मैं 3 से 4% की स्केल पे ही रुकना चाहूंगा मैं। अच्छा, कारण क्या है कि साल भर का हम इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं बीजेपी का। साल भर में इन्होंने कितनी इंडस्ट्री लगा ली वो देख लीजिए, कितनी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली वो देख लीजिए, कितने होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया तो उनको बिजली कनेक्शन दे दिया वो देख लीजिए। तो ऐसा तो नहीं है कि
इस साल तुम कुछ ही नहीं कर रहे और अगले 2 साल में बहुत कुछ कर लेंगे। अभी रुक जाइए, नई कुछ नीतियां- इलेक्शंस आने वाले हैं। नई नीतियां हेलो, जो 9 नई गुड। नीतियां आई हैं। देखिए मैंने कहा आप खूब जम के नीतियां बनाई है सर। पिछली बीजेपी गवर्नमेंट में नीतियां बनी थी, इंडस्ट्री आई क्या, हाँ। विकसित हुई क्या? सर माइंडसेट तो मेरा वही है ना, कागज भरने से, नीतियां बनने से विकास नहीं होता। विकास के लिए आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, जो कि फ्यूडल स्टेट जैसे राजस्थान में बहुत मुश्किल है। मैंने पहले भी मैं- कहा मैं है कि इसको जब निराशा- कोई चीज बार बार होती है और रूटीन के ढर्रे पे होती है तो हमें लगभग पता होता है कि इसका अंतपंत नतीजा क्या होगा। लेकिन अगर कभी कोई चीज हट के होती है तो फिर इंतजार देना पड़ता है ये देखने के लिए कि इस बार हट के या जो अलग है वो कितना सक्सेस रह सकता है। शुरुआती संकेत बहुत अच्छे हैं। हम ये कह सकते हैं कि बोहनी अच्छी हुई और व्यापारी वर्ग समझता है कि बोहनी अच्छी हो तो फिर आगे दिन अच्छा बीतता है, लेकिन बीत पाएगा या नहीं, बस यही एक सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।